व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा की दिशा में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल ने के अध्यक्ष चार्ल्स वुड कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राप्त की बात ज्ञान के स्तर पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने लाभकारी होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभ को समझने और देश के संसाधनों के विकास के महत्व समझने में मदद मिली। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचि और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीतिगत पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र को उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी तो नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरा का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, न ही शासन के लिए आवश्यक उनका पैदा कर सकता है। 1854 के वुड्स डिस्पैच के नीतिगत पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली परिवर्तन के प्रयास भी किए जा रहे थे। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तत्वों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए संभव है। 1813 कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजी उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूत अपनी शाखाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। 1800 में एक छाप खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल मान्यता और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छोड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी शिक्षकों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। विलियम एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। विलियम एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं
ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं हो रहे थे। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशाले संपन्न लोगों या स्थलीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशाले स्वयं गुरु द्वारा प्रेरित किए गए थे। शिक्षा का तरीका काफ़ी तो लचीला था। उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती, ब्लैक बोर्ड नहीं थी, अलग से कक्षा लेने बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम भी नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में चली थी, तो कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप के आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। क्या पढ़ना है, यह वक्त विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में तो नहीं बैठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठे थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थी सदगुरु अलग से बात कर लेते थे। विलियम एडम ने पाया कि यह तो लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उसमें गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने लगते और कटाई और अनाज निकल जाने पर पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों को काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगी। जो पाठशाला नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त करने और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं सामने कमजोर पड़ने लगे। इस नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे पाठशाला में जा सकते, क्योंकि सलाम की समय सारणी काफ़ी लचीली थी। नई व्यवस्था के अनुसार मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे का स्कूल में आना जरूरी हो गया था, जब इसमें गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में तो नहीं सुन रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित हुए कुछ भारतीयों की मान्यता की पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। बहुत सारे भारतीय
पश्चिमी शिक्षा का विरोध थे। महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर इसी तरह के लोगों में थे। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हिंसा का बोझ पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर ही यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को सिर्फ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के प्रतिबद्ध थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी दृढ़ मानते थे कि शिक्षा को भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। इसमें पाठ्य पुस्तकों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पाना इस शिक्षा तो नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह बढ़ती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक जैसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न